वेलकम टू दिस एक्सप्लेनर। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हम देखेंगे कि आखिर कैसे कुछ बड़े कॉरपोरेट इदारे शदीद माशी दबाव और मुश्किलात के बावजूद रिकॉर्ड तोड़ मुनाफा और तरक्की हासिल कर रहे हैं। इकोनॉमी की ग्रेविटी को हराते हुए ये कंपनियां बिल्कुल एक अलग ही लेवल पर परफॉर्म कर रही हैं। अच्छा, सबसे पहले जरा इस फिगर पर गौर करें। 305% सालाना बुनियादों पर इतनी बड़ी ग्रोथ। मजमूई मईशी और इलाकाई सलामती के मौजूदा दबाव को देखते हुए ये फिगर उसूलन नामुमकिन सी लगती है। लेकिन किसी ने तो इस मुश्किल वक्त में भी इस बेमिसाल कारकर्दगी को मुमकिन बनाया है। ये आखिर कैसे हुआ, चलिए देखते हैं। तो इस एक्सप्लेनर में हम इन अहम पॉइंट्स को कवर करेंगे। दबाव में कॉर्पोरेट ग्रोथ, ग्लैक्सो का प्रॉफिट सर्ज, फार्मा सेक्टर का जायजा, एफएफसी का खाद मार्केट पर खलवा, जेजू का ऑटो बूम और आखिर में जो खतरात इन सब के सरों पर मंडला रहे हैं। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, दबाव में कॉरपोरेट ग्रोथ। बात को आगे बढ़ाने से पहले ग्राउंड रियलिटी को समझना ज़रूरी है। महंगाई, आलमी कशीदगी और सप्लाई चेन के मसाइल, ये वो तल हकीकतें हैं जिनका सामना इस वक्त हर बिजनेस को है। असल सवाल ये है कि आखिर ऐसी इकोनॉमी में जहां हर चीज़ महंगी हो रही है और प्रेशर इतना ज़्यादा है, कुछ कंपनियां अपना मुनाफा 50 से 300% तक कैसे बढ़ा रही हैं? ये कोई मामूली बात नहीं है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, ग्लैक्सो के मुनाफे में इजाफा। फार्मा सेक्टर की ये एक बेहतरीन केस स्टडी है जिससे पता चलता है कि वक्त के साथ अपनी स्ट्रैटेजी को बदलना कितना फ़ायदेमंद हो सकता है। अब ज़रा इस कॉन्ट्रास्ट को देखें, ये वाकई हैरत अंगेज़ है। एक तरफ इनकी सेल्स वॉल्यूम यानी क्वांटिटी में 10 से 15% की कमी आई है, लेकिन दूसरी तरफ टैक्स निकालने के बाद प्रॉफिट में सीधा 53% का जंप, जो कि 10 बिलियन रुपए बनता है। हुजम कम लेकिन मुनाफा ज़्यादा, ये असूलन उल्टा लगता है ना? तो इस बेपनाह मुनाफे का राज क्या है? सिंपल, डीरेगुलेशन के बाद GLXO ने कीमतों को स्मार्ट तरीके से एडजस्ट किया है और जो सरकारी टेंडर्स इन्हें फ़ायदा नहीं दे रहे थे, जिनमें मार्जिन कम था, उनसे उन्होंने किनारा कशी इख्तियार कर ली। ये उनके आखिरी मुनाफे के लिए एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। यहाँ अहम पॉइंट ये है कि जब बॉर्डर्स की बंदिशों की वजह से एसेंशियल एंटीबायोटिक्स की डिमांड मुतासिर हुई तो ग्लैक्सो ने रोना नहीं रोया। उन्होंने अपने 55% नॉन एसेंशियल पोर्टफोलियो का भरपूर इस्तेमाल किया और वहाँ से अपना रेवेन्यू मज़ीद मजबूत कर लिया। और इस सब का नतीजा, पूरी इंडस्ट्री का साइज भले ही सुकर रहा हो, GLXO आज भी मार्केट में नंबर 1 पर है। इनके ऑगमेंटिन और वेलोसेफ जैसे पावर हाउस ब्रांड्स इनको इस पोजीशन पर होल्ड किए हुए हैं। अब चलते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, फार्मा सेक्टर का मजमूई जायजा। GLXO से थोड़ा पीछे हटकर देखते हैं कि बाकी इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। ये नंबर साफ बता रहे हैं कि ग्लैक्सो कोई अकेली एक्सेप्शन नहीं है। पूरे सेक्टर की प्रॉफिटेबिलिटी में लगभग 55% का इजाफा देखा गया है और रिटर्न ऑन इक्विटी 19% पर खड़ा है, जो कि ऑनेस्टली काफ़ी मिसाली कारकर्दगी है। मतलब ये सेक्टर माशी बहरान में एक डिफेंसिव शील्ड का काम कर रहा है और लागत का बोझ आगे मुंतकिल कर पा रहा है। लेकिन एक बड़ी वीकनेस भी है, इनका कच्चा माल यानी API मोस्टली डॉलर्स में इंपोर्ट होता है, तो अगर रुपए की कदर गिरती है तो इनको डायरेक्ट हिट पड़ती है। प्लस गवर्नमेंट की प्राइसिंग पॉलिसीज का डर तो हमेशा रहता ही है। चौथा हिस्सा, FFC का खाद मार्केट पर गलबा। अब एक बिल्कुल अलग इंडस्ट्री, ज़राअत और फर्टिलाइजर सेक्टर का जायजा लेते हैं ताकि देख सकें कि वहाँ ग्रोथ कैसे हो रही है। यहाँ तो FFC ने पूरी मार्केट को ही टेक ओवर कर लिया है। अकेले 58% यूरिया मार्केट शेयर इनके पास आ चुका है। बाकी सारी इंडस्ट्री एक तरफ और FFC अकेले एक तरफ। लेकिन ठहरें, FFC की असल गेम सिर्फ खाद बेचना नहीं है। इनकी डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी चेक करें। थार एनर्जी और आस्करी बैंक से 10.7 बिलियन रुपीस का डिविडेंड आना और फिर PI इक्विटी में 65 बिलियन रुपीस की बड़ी सरमायाकारी का मंसूबा। ये बोल्ड इन्वेस्टमेंट्स इनके मुनाफे को लिटरली 2 आतिशा कर रहे हैं। पांचवा हिस्सा, सात ज़ेव का ऑटो बूम। चलिए अब थोड़ा गियर शिफ्ट करते हैं और ऑटो सेक्टर की बात करते हैं। यहाँ के आदात और शुमार एक बिल्कुल ही अलग कहानी सुना रहे हैं। ज़रा इस ग्रोथ ट्रेंड को तो देखें। अप्रैल 2026 तक 4 व्हीलर गाड़ियों की फरोख्त में सालाना बुनियादों पर 305% का बेपनाह इजाफा। एक ऐसे वक्त में जब आम आदमी खर्चे कम कर रहा है, गाड़ियों की सेल्स का इस कदर बढ़ना
واقعی کنزیومر سپینڈنگ میں ایک حیرت انگیز آؤٹ لائر ہیں۔ آخر میں چھٹا حصہ، منڈلاتے خطرات اور مستقبل۔ ان تمام سیکٹرز میں عظیم کامیابیاں اپنی جگہ، لیکن کچھ ایسے شیئرڈ رسکس ہیں جنہیں ہم کسی صورت اگنور نہیں کر سکتے۔ ہماری سپلائی چین اس وقت بہت فراجائل ہے۔ اگر عالمی کشیدگی کی وجہ سے اسٹریٹ آف ہارموز متاثر ہوتی ہے تو سپلائی فوراً رک سکتی ہے۔ ایف ایف سی کے لیے سلفر اور جی ایل ایکسو کے لیے اے پی آئیز آنا بند ہو جائیں گے، جس سے پورا سسٹم ہل سکتا ہے اور ان کی پروڈکشن رک سکتی ہے۔ اور صرف عالمی نہیں، ڈومیسٹک خطرات بھی کافی بڑے ہیں۔ اپریل 2026 تک انفلیشن ڈبل ہو کر تقریباً 11% ہو چکی ہے۔ روپے کی گرتی ہوئی قدر، تیل اور توانائی کی بڑھتی ہوئی قیمتیں اور اوپر سے فریٹ کاسٹس کا آسمان سے باتیں کرنا، یہ سب چیزیں ان کمپنیوں کے لیے ایک انتہائی غیر یقینی ماحول پیدا کر رہی ہیں۔ تو اس ایکسپلینر کے آخر میں سب سے اہم سوال یہی بنتا ہے کہ کیا یہ کارپوریٹ چیمپئنز اپنی اس زبردست رفتار اور ریکارڈ منافع کو یوں ہی برقرار رکھ پائیں گے، یا پھر آخرکار معاشی حقائق اور بڑھتی ہوئی مہنگائی ان ریکارڈ پروفٹس کو واپس زمین پر لے آئے گی؟ یہ واقعی سوچنے والی بات ہے۔ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟